नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी मेंस ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस में हम ये वीडियो लेके आते हैं। आज एक और ऐसे लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भले यूपीएससी के लिए निबंध है, लेकिन आप देखेंगे यूपीएससी जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती आती है, उसमें भी ऐसे राइटिंग होती है। सीडीएस है, सीडीएस मेंस में भी ऐसे राइटिंग होती है। एसएससी सीजीएल में भी, बैंक पीओ को मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी ऐसे राइटिंग जो पूछी जाती है। साथ ही स्टेट पीसीएस में भी जो है आरएस हो या अदर एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस हो, उनमें भी जो ऐसे राइटिंग का जो पोर्शन होता है, तो इससे हम कुछ इंटर ले सकते हैं या किस प्रकार कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं जिसे हम वहाँ ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम्स का जो ऐसे होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि यूपीएससी में 1000 से 1200 शब्दों में ऐसे लिखना होता है। तो आज का जो हमारे यूपीएससी का ऐसे है, और ये जैसे ऐसे का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि भारत में वैश्वीकरण और ग्रामीण समाज के बारे में हमें लिखना है। और शब्द सीमा है जो वर्ड लिमिट हम कह सकते हैं, ये 1000 से 1200 शब्द है। तो हमने कुछ इस प्रकार इसकी, ऐसे मैंने खुद नहीं लिखा था, तो अभी देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा है। अब जैसे मान लीजिए ये अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है 10 नंबर में ऐसा क्वेश्चन, और ऐसे के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो ये न केवल ऐसे होते हुए निबंध तो है ही, साथ ही ये बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं उनके भी टॉपिक कवर करता है, तो उसके हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से कुछ इस प्रकार इसकी जो शुरुआत की है। स्टार्टिंग में हमने एक जो है यहाँ कह सकते हैं कि कोट्स है वो लिखा, अयम निज प्रोवेति गणना लघु नाम उदार सरित नाम तो वसुदेव कुटुम्बकम। तो वैश्वीकरण को जो है परिभाषित करने के लिए हमने एक कोटेशन लिखा, और उसके बाद नीचे लिखा कि उपरोक्त उक्ति वैश्वीकरण को चरितार्थ करती है कि संपूर्ण विश्व का आपस में जुड़कर एक परिवार बन जाना, जो वैश्विक गांव की अवधारणा का प्रतिपादन करती है। और आगे लिखा हमने, वैश्वीकरण के सामान्य अर्थ से आशय हैं कि सभी देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती होना, साथ ही व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, श्रम, तकनीकी नवाचारों आदि का मुक्त आवागमन होना सुनिश्चित होना। हालांकि मुक्त तो नहीं होता है, जो भी है टैरिफ लगते ही है उस पर, या सीमा शुल्क वगैरह लगते हैं, लेकिन वैश्वीकरण में एक हमने ये उसकी जो है मोटा मोटी परिभाषा लिख दी है। और क्योंकि हम मुक्त देंगे तो सामने वाले को मुक्त देना पड़ेगा, तो ये आवागमन का एक कहते हैं ना, मुक्त आवागमन सुनिश्चित हो सकता है। इसी क्रम में आगे हमने अगले पैराग्राफ में लिखा, इसी संदर्भ में हमें जानना चाहिए कि आखिर वैश्वीकरण का व्यवहारिक पक्ष क्या है, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, क्या आवश्यकता पड़ी जिससे ऐसी अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ, वैश्वीकरण के कारण और परिणाम क्या रहे, तथा वर्तमान में वैश्वीकरण से भारतीय ग्रामीण समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया। और इन तमाम सवालों के हलों से ही उपयुक्त विषय की तह तक जाकर एक अच्छा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये हमने ऊपर थोड़ा वैश्वीकरण के बारे में बता दिया, फिर हमने ये लिखा दिया कि इस निबंध में हमें क्या ढूंढना है या फिर निष्कर्ष तक कैसे पहुंचना है। तो ये निम्न सवालों को हमने ढूंढना है इस निबंध में। फिर हमने यहाँ अगले जो पेज से अगले पैराग्राफ में लिखा, जैसा कि हमने ऊपर शुरुआत में जिक्र किया है कि वैश्वीकरण से आशय है संपूर्ण विश्व का एक दूसरे से जुड़ा होना, जिसमें प्राय रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश और उच्च जीवन स्तर की आवश्यकता, विश्व पर्यटन से अपने ज्ञान की सीमाओं का विस्तार आदि के अनेक बहुसंख्यक कारणों ने वैश्वीकरण जैसी अवधारणा को जन्म दिया। तो अब देखो वैश्वीकरण की जो अवधारणा जन्म क्यों हुआ, तो ये जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में एक तरह समझा दिया। अब अगले जो पैराग्राफ में हमने लिखा, वैसे तो वैश्वीकरण की शुरुआत मानव ऐतिहासिक काल से ही हो गई थी, परंतु पश्चिमी विश्व, यूरोप आदि में मध्यकाल में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज, तथा ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल द्वारा नवीन समुद्री व व्यापारिक मार्गों की तलाश करते हुए। हालांकि अब देखो भारतीय खोज कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भारत की जो हमारी हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मतलब 3000 साल पुरानी है। हम ये कह सकते हैं 3000 मतलब 4000 साल लगभग पुरानी है। और हमारे तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था मतलब 5000 साल या 5500 5200 साल पहले। और हम तो जो है गीता महोत्सव मनाया जाता है जो अभी 53वां या 52वां चल रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक देश 5000 साल पुराना है और उसकी खोज जो है 16वीं सदी के आसपास, या ऐसे कैसे हो सकती है। तो देखिए ये अलग कारण है, ये वास्को डी गामा ने मतलब उनके लिए खोज थी, भारत के लिए नहीं। भारत की खोज पहले भी हो चुकी थी, ये जो है यूरोपियों के लिए एक तरह से खोज थी भारत की। तो यहाँ एक अच्छा पॉइंट आया, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। तो इंटरव्यू में आप इस प्रकार जवाब दे सकते हैं।
तो वो व्यापारिक मार्गों की खोज वास्को डिगामा, जैसे इस पॉइंट में हमने लिखा, वास्को डिगामा द्वारा भारतीय खोज तथा ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल द्वारा नवीन समुद्री व्यापारिक मार्गों की तलाश करते हुए भारत यानी कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तक पहुंच स्थापित करना। ये एक तरीके से क्या है कि मतलब वैश्वीकरण उस समय भी शुरू हो गया था अप्रत्यक्ष रूप से हम देखा जाए तो। फिर आगे हमने लिखा कि पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध ने भी वैश्वीकरण को जन्म देने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। अब हमने लिखा कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत है 1990 के आर्थिक सुधारों के साथ हुई। इसमें एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रमुख रूप से, हम कह सकते प्रमुख, इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार संपूर्ण जगत के लिए खोल दिए गए। आगे हमने लिखा कि भारत का एलपीजी मॉडल अपनाने के कारणों में सबसे प्रमुख आर्थिक कारण ही था, क्योंकि भारत की बंद अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक व्यापार में बहुत कम भागीदारी। इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है या नॉर्मली ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारतीय की बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य था, जब 1990 से पहले आर्थिक सुधारों से पहले ऐसा कहा जाता। तो वैश्विक व्यापार में भागीदारी जिसकी कम होती है उसको बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है। वो अपने देश में ही जो है आर्थिक गतिविधियाँ करती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो नहीं कर पाती है इसलिए। और अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक जो व्यापार में बहुत कम भागीदारी और विदेशी कंपनियों की भारत में प्रवेश नहीं दिया गया था, इसलिए बंद अर्थव्यवस्था कहा जाती थी। और आगे हमने लिखा, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, जटिल कर संरचनाओं, इंस्पेक्टर राज जो प्रणाली से नवीन उद्योगों की स्थापना में बेहद कठोर व लंबी प्रक्रिया विद्यमान थी, इन तमाम कारणों की परिणति भारत में वैश्वीकरण के रूप में परिलक्षित हुई। अब ये कह सकते हैं कि इस कारण भारत में जो वैश्वीकरण आया वो इस प्रकार आया। पहले तो हमने बताया भारत जो वैश्वीकरण की जो प्रादुर्भाव या परिकल्पना या अवधारणा कैसे आई वो बताई, और भारत में वैश्वीकरण कैसे आया ये भी हमने इस पैराग्राफ में बताया। आगे जो हमने पॉइंट में लिखा कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुए 29 वर्ष हो गए, मतलब 1991 के बाद 1991 से हम देखें तो ये 2020 तक लगभग 29 या फिर 30 साल कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो अतः भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण के 27 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को जारी किया गया, मतलब 27 वर्ष कंप्लीट हुए तो इन्होंने रिपोर्ट कार्ड में वो जारी किया गया 2019 में, जिसमें वैश्वीकरण के अनेक लाभ, कुछ हानियाँ और भारतीय समाज, ये भारतीय ग्रामीण समाज पर इसके प्रभाव का उल्लेख किया गया है। अब देखो हम जो ऐसे हैं मेन उसके जो कहते हैं ना का टॉपिक पे या हम वहाँ पे आ गए हैं, मतलब भूमिका बनाई हमने उसके बाद हमारे जो फ्लो चलते हुए अब हम निबंध का जो वास्तविक टॉपिक है उसकी बॉडी है अब मतलब शुरू हो गई यहाँ से एक तरीके से, और मेन टॉपिक पे हम आ गए वैश्वीकरण। अब यहाँ हमने लिखा कि वैश्वीकरण से भारत में विदेशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हुई, जिससे नवीन रोजगारों का सृजन हुआ, निवेश में वृद्धि हुई, निर्यात प्रोत्साहन से उद्योग क्षेत्र को गति मिली, जिससे अंत भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई और हो भी रही है, दिख भी रही है। तो ये मतलब वैश्वीकरण है, इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। फिर आगे ग्रामीण समाज पे भी जो हमारा ऐसे है मेन उस पर भी हम आएंगे धीरे धीरे। यहाँ से अब ऐसे का वो कहते हैं ना मेन बॉडी शुरू हो गई एक तरीके से। फिर हमने आगे लिखा वैश्वीकरण के बदौलत ही, अब जैसे हमने लिखा वैश्वीकरण के बदौलत ही मनोरंजन के नवीन साधनों का विकास हुआ तथा कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन गेम, संगीत, सिनेमा, साहित्य लेखन आदि से लोगों को जीवन जीने में आनंद मिलने लगा। और आगे हमने लिखा वैश्वीकरण से शहरी विकास ने तेज गति पकड़ी, स्मार्ट सिटीज, वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन हुआ, फिल्म क्षेत्र के कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण व आतंकवाद को समाप्त करने के कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। आगे चलकर शासन प्रशासन में भी डिजिटलीकरण, कंप्यूटरीकरण, गुड गवर्नेंस और ई शासन आदि ने व्यवस्था को पारदर्शी व जिम्मेदार बनाया। अभी हमने मतलब एक ऐसे में कहते हैं ना सारे ऑल जो एस्पेक्ट्स है उसके हम शामिल करने की कोशिश की। बहुपक्षीय किसी भी पॉइंट का जो बहुपक्षीय रूप होता है उसको हमने शामिल करना होता है, तो हमने लगभग सभी पक्षों को शामिल करते हुए लिखा। और फिर यहाँ लिखा कि व्यापार व आर्थिक दृष्टि से ई कॉमर्स ने सुगम व्यापार जो अवधारणाओं को जन्म दिया। फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ऑनलाइन ई कॉमर्स साइटों ने लोगों की आवश्यकता अनुसार किफ़ायती कीमतों में वस्तुएं और सेवाओं की उपलब्धताएँ वो सुनिश्चित की या उपलब्ध करना। सोशल साइट फेसबुक, जैसे सोशल साइट पे हो गया फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर लोग विदेशों में बैठे बैठे एक दूसरे से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलाधिकारों का पूर्णतः उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से जो वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, और ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हो रहा है। अब आगे तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में नवीन खोजें, आविष्कार, नवाचार माहौल और पहचान उपलब्ध कराने के लिए वैश्वीकरण ने गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन ऐप निर्माण की तकनीक विकसित की, जिससे लोगों की शिक्षा और रोजगार। अब देखो यूट्यूब का एक ऑप्शन लिया हमने क्योंकि यूट्यूब पढ़ाई का भी एक अच्छा माध्यम है, तो यहाँ हमने लिखा शिक्षा और रोजगार यूट्यूब से मिलने लगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकी का। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकी से टेलीमेडिसिन का मतलब होता है टेलीफोन या एक तरीके से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से किसी डॉक्टर द्वारा किसी मरीज़ का जो इलाज करना या उसको परामर्श देना, तो वो एक तरह से टेलीमेडिसिन हो गया। कलेक्टर मुख्यमंत्री संवाद हो गई, जो हमारे कहते हैं ना सीएम कलेक्टर जो वीसी होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो बायोमेट्रिक प्रणाली आई। आदि प्रणालियों ने लोगों के दैनिक कार्यों को आसान व सरल बना दिया। कठिन औपचारिकताओं के झंझट से मुक्ति मिलने लगी। ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। आगे हमने लिखा, गौरतलब है कि वैश्वीकरण के इन सकारात्मक प्रभावों का असर मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में ही पड़ा, जबकि ग्रामीण समाज पर ये बेअसर ही रहे। मतलब जो वैश्वीकरण है उसका, ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो मतलब शहरों में, अर्बन एरिया में ज़्यादा पड़ा रूरल एरिया की तुलना में। और इसमें हमने लिखा है कि जिससे हिंदुस्तान भारत और इंडिया में विभाजित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक तरह अर्बन में या शहरों में बहुत विकास हो रहा है, गाँव में कम विकास हो रहा है। तो जो हिंदुस्तान है हमारा वो एक तरीके से दो भागों में, इंडिया और भारत में विभाजित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिन्हें हम ग्रामीण भारत में शहरों की तुलना में कम तकनीकी पहुंच, रोजगारों की कमी, साक्षरता की कमी, कम दरें, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का कम होना के रूप में देख सकते हैं। आगे हमने लिखा कि परंतु वैश्वीकरण ने ग्रामीण समाज को भी प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखते हैं ग्रामीण समाज में। अब यहाँ से हमने ग्रामीण समाज के बारे में लिखना शुरू किया कि जैसे शिक्षा व रोजगार से गाँव से शहर आने वाले लोगों ने अच्छी शिक्षा अर्जित कर बेहतर रोजगारों के विकल्प के रूप में विदेशों में, यथा अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आदि में सेटल हो रहे हैं। और जिससे भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही। ये जो एक तरह से अच्छा पॉइंट है। और मेन ऐसे का जो कहते हैं ना क्रक्स, वो यहाँ ये दिख रहा है कि मतलब यानी कि ग्रामीण समाज पे जो प्रभाव हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। नकारात्मक प्रभाव में एक अच्छा है कि मतलब बुजुर्गों के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। सनातन भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है, जैसे हम संयुक्त परिवारों का टूटकर एकल परिवारों में परिवर्तित होने के रूप में देख सकते हैं। तो ये इसमें जो नेगेटिव पॉइंट में भी ये जो खास थे, मतलब जो प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ये हैं, हमने इसमें यहाँ लिखा है। आगे हमने लिखा, इस प्रकार वैश्वीकरण ने ग्रामीण भारतीय समाज को आंशिक रूप से सकारात्मक परिणाम दिए, परंतु बहुतायत में नकारात्मक प्रभाव से ही प्रभावित किया, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, पेयजल की समस्या, तकनीकी गैप, परंपराओं और संस्कृति का ह्रास आज भी यथा स्थिति है। मतलब इतना प्रभावित नहीं कर पाया शहरों की तुलना में। ग्रामीण जो वैश्वीकरण है ग्रामीण क्षेत्रों को इतना प्रभावित नहीं कर पाया, सकारात्मक जो है प्रभाव नहीं दे पाया। उस जिसमें कारण हमने बता दी, बेरोजगारी या शिक्षा है या तकनीकी पहुंच है, वो है ही नहीं लोगों के पास, तो फिर वो कैसे प्रभाव पड़ेगा उसका। प्राय विदेशी कंपनियों वो निवेशक ग्रामीण घरेलू उत्पादनकर्ताओं व निवेशकों से कम कीमतों पर वस्तुएं या सेवाओं को उत्पादन कर बेचते हैं। बाहर की जो कंपनियां हैं, चाइनीज आइटम कहते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जिससे हमारे यहाँ के उत्पादन या जो निर्माता है उनको लॉस हो रहा है, या ग्रामीण जो संस्कृति थी उसको धारासी मतलब होने लग गया है। और इसमें हमने लिखा भी है, तो ये लिख दिया हमने कि जो प्राय विदेशी कंपनियों व निवेशक ग्रामीण घरेलू अर्थव्यवस्था उत्पादनकर्ताओं और निवेशकों से कम कीमतों पर वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन कर बेचते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों इन निर्माताओं को उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिलता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण पे दिया कि दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दीपक से कहीं सस्ते इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज रोशनी आइटम मिल जाते हैं। तो एक अच्छा मेन जो कारण है नेगेटिव जो इम्पैक्ट के रूप में हमें देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण का जो गाँव की अर्थव्यवस्था पर जो इफेक्ट पड़ा है वो है एक तरह से ग्रामीण समाज पर। ठीक इसी प्रकार 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी रीकैप में भारत को भाग लेने से मना करना पड़ा, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सस्ते हैं। वहाँ का दूध तो 15-20 रुपये लीटर मिल जाएगा, फिर हमारे जो यहाँ के किसान हैं या दूध उत्पादक हैं उनको 30 से 35 रुपये कैसे मिलेंगे, 40-50 रुपये दूध के कैसे मिलेंगे। फिर हमने लिखा, वैश्वीकरण के माध्यम से परंपरागत व्यवसायों को हानि हो रही है, जिसमें आर्थिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। भारत में आर्थिक मंदी का एक कारण घरेलू उत्पाद एवं मांग की कमी को बताया जा रहा है, जिसे ऑनलाइन विदेशी कंपनियों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, वहाँ से डंप किया जा रहा है, मतलब चाइनीज आइटम हो या जो भी है, विदेशी आइटम या ज़्यादा आने से घरेलू उत्पादकता है वो प्रभावित हो रही है। फिर हमने लिखा कि अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर करें तो पाएंगे
कि वैश्वीकरण ने ग्रामीण भारतीय समाज को सकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया, हालांकि वह शहरी भारत समाज की तुलना में कम है। देखिए, हमने पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा इसको नेगेटिव ही लिया है, हमने दोनों जो क्या है अपने अपने जो व्यू है वो डालने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हमने थोड़ा नेगेटिव बताया कि हाँ ये चीज़ें भी हैं, परंतु पॉजिटिव रूप में भी लिखा कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरा नेगेटिव नहीं है। हमें निराशा ही नहीं रखनी है, थोड़ी बहुत आशा भी रखनी है और अपने आंसर में आशा वो शो भी करनी है। परंतु ग्रामीण समाज के लिए आदि के ही सिद्ध हुआ, मतलब ये कह सकते हैं कि शहरों की तुलना में कम है, लेकिन परंतु ये ग्रामीण समाज के लिए अधिक ही है। मतलब वो कहते हैं ना, मतलब कुछ तो मिला ही है, ऐसी बात नहीं है। तो अधिक के सिद्ध हुए, जैसे वैश्वीकरण ने गाँवों में मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, फैशन, तकनीकी आदि की नवीन अवधारणाओं के प्रतिपादन के प्रति जागरूक किया, लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा। ये तो है ही और दिख भी रहा है। फिर हमने लिखा यहाँ पे, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, व्यवहार के प्रति सजगता तथा कृषि व पशुपालन संबंधी कार्यों के लिए नवीन तकनीकी मॉडल व दक्षता की जानकारी मिली। नई नई तकनीकी से वो अवगत हुए हैं। और आजकल भारतीय तकनीकी वैज्ञानिक जो कृषि कहा जाता है, तो उसमें बहुत सारे जो उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, तकनीकी हर काम को आसान बनाए जा रहे हैं। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा के लिए ग्रामीण भारत समाज एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा सकता है। अगर गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा से सुविधाएं, मेडिकल सेवा नहीं मिल रही हैं, तो लोग एकजुट होकर नागरिक समाजों के माध्यम से या एकजुट होकर आवाज़ भी उठा सकते हैं कि हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाइए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। आगे हमने ये लिखा कि निश्चित तौर से प्रत्येक चीज़ के अपने पक्ष एवं विपक्ष होते हैं। ठीक इसी प्रकार वैश्वीकरण ने भी ग्रामीण भारतीय समाज को सकारात्मक व नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब आवश्यकता है शासन प्रशासन को दृढ़ इच्छा शक्ति व प्रतिबद्धता दिखाकर जन भागीदारी से ग्रामीण भारतीय समाज के विकास के द्वार को खोलना। और आगे हमने लिखा इसमें कि जैसे संविधान में वर्णित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन आदि की पहुंच सुनिश्चित कर वैश्वीकरण का लाभ। गांधी जी एवं नेहरू जी ने कहा था कि भारत के सुदूर गांव में खड़े गरीब किसान को भी मिले किसका, वैश्वीकरण का लाभ। तभी भारत और इंडिया में जो विभेद है वो कम होगा और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जो है पूर्णतः लागू होगी। तो देखिए, इसमें हमने सभी एस्पेक्ट हैं वो शामिल करने की कोशिश की। हो सकता है बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हमने मिस कर दिए हैं, तो आप भी अपने सजेशन है वो दे सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल सजेशन, जिसे इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। अब भले ही यूपीएससी के लिए जो निबंध लिखा हमने 1200 से 1000 से 1200 शब्दों में, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। प्रीलिम्स के हिसाब से भी, जैसे इस स्टेट पीसीएस हो या अदर कोई एग्जाम हो, तो वैश्वीकरण जैसी अवधारणा को समझा। खासकर मेंस के रूप में भी पूछा जाए और खासकर इंटरव्यू में भी अगर पूछ लिया जाए तो ग्रामीण समाज किस प्रकार प्रभावित हो रहा है वैश्वीकरण से, या इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष क्या हैं वो बता सकते हैं। तो एक ऐसे के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की। हालांकि जो है मैं खुद एक स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट हूँ, आरएस एस्पिरेंट हूँ, फिर भी मैंने यूपीएससी का कभी कभी ऐसे लिखने का मेरा मन करता है तो ये लिख देता हूँ। और इस प्रकार हमने मतलब मैंने अपनी एक वो आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए ये कभी कभी ऐसा जब फ्री होता हूँ तो ज़रूर लिखता हूँ। तो आप भी जो है इसमें बता सकते हैं और क्या पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।